नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना के कहर से। जी हां, बात अगर हम बिहार और झारखंड की करें तो लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन सख्ती बरतने की बात कर रही है, लेकिन इस बार पहले वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। जनता भी सड़क पे है, मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हम भूखे वैसे भी मरेंगे और कोरोना से मरेंगे, तय मुझे करने दीजिए कि हमें कैसे मरना है। आप अपनी तैयारी कीजिए, आप चुनाव में व्यस्त रहिए। वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव खत्म है वहाँ कोरोना है। वहाँ भीड़ को जुटाने की सारी आज़ादी है, लेकिन जहाँ कोरोना नहीं है वहाँ आप नियंत्रण की बात करिए। दोनों जगह हालात बिगड़ते जा रहे हैं इस जिद की वजह से, और ये स्थिति बनती जा रही है कि हर जिले से खबर आ रही है, छोटी छोटी जगहों से भी खबर आ रही है। बक्सर से खबर आ रही है, सीतामढ़ी से खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर से, बेगूसराय से, हर जगह। जब जो 2020 में जो स्थिति बनती जा रही थी मार्च अप्रैल के समय में, कहीं उससे तेज रफ्तार से बिहार और झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड तो इस बार लग ही नहीं रहा है कि पिछले वर्ष में जिस तरीके से कोरोना को नियंत्रित करने में झारखंड सरकार कामयाब रही थी, इस बार लग ही नहीं रहा कि सरकार कुछ प्रयास भी कर रही है, या फिर कोरोना का जो फेज 2 है वो इस तरीके का है कि झारखंड सरकार के प्रयास के बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। सबसे अगर बात करें बिहार और झारखंड की तुलना करें तो झारखंड की स्थिति वाकई में बेकाबू जैसा दिखने लगा है। एम्स पटना कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, पीएमसीएच कहा जा रहा है बेड नहीं है, आईजीएमएस कहा जा रहा है बेड नहीं है। फिर बेड को लेकर तनाव शुरू हो गया है। कई डॉक्टर ऐसे बीमार हैं जिन्हें सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है, उन्हें बेड मुहैया नहीं हो रहा है। मतलब स्थिति, हालात पहले जैसे होती चली जा रही हैं। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब बातों पर हम अपने ब्यूरो चीफ से भी बात करेंगे, जमशेदपुर भी चलेंगे। लेकिन पहले हम भागलपुर देखते हैं कि भागलपुर में हो क्या रहा है। पिछले बार भी अगर हम बात करें तो मुंगेर पहला हॉट स्पॉट बना था मुंगेर, और उसके बाद वहाँ से फैलाव होना शुरू हुआ था। लेकिन इस बार कोई एक हॉट स्पॉट इलाका नहीं है, हर जगह अलग अलग स्पॉट इलाके बनते जा रहे हैं। और पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह के अंदर में हर जिले से कोरोना संक्रमित मरीजों की खबरें आनी शुरू हो गई है। ये ट्रेंड पिछली बार देखने को नहीं मिल रही थी, और ये हालात पिछली बार देखने को नहीं मिला था। चलिए हम पहले झारखंड से हम बात करते हैं कि झारखंड में कोरोना की क्या स्थिति है। मनोज हमारे साथ, मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, झारखंड में कोरोना की क्या स्थिति है? लगातार खबरें आ रही हैं, कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन रात में 44 लगाने की बात करी है। जामताड़ा से भी खबरें आई कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक भी की है। लेकिन जो हालात हैं, हम इस पर मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की हम प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे कि इस पर हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया के बाद हम मनोज जी के पास चलेंगे, और कि रात में कर्फ्यू वाली स्थिति तो नहीं, लेकिन आवागमन बाधित रहेगी, रात में यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं। तो कल झारखंड में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई सीएम की अध्यक्षता में, और हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं पहले जरा ये सुन लीजिए, फिर हम मनोज जी के पास चलेंगे। हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जा चुका है। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह होगा कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है और उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है तो अपने ही घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। चलिए हम इस मामले में मनोज जी से ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि मनोज जी,
मुख्यमंत्री ने कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद निर्देश दिया कि सभी स्कूलें झारखंड की बंद रहेंगी। रात में 44 धारा 44 लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या है झारखंड में? पहली बार जब कोरोना का वेव आया था तो लोगों में एक डर था कि ये कैसा बीमारी है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद धीरे धीरे लोग जो है अब उससे समझौता कर लिया, वैसा दिख रहा है। हालांकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या इतना बढ़ गया कि पूरे झारखंड में 1264 मरीज एक दिन नगर मिले हैं। तो आप समझिए कि इसमें सबसे ज्यादा राजधानी रांची में, दूसरा नंबर जमशेदपुर है जहां लगभग 90 मरीज मिला है। तो एक तरफ जो है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों में जो डर था वो खत्म हो गया। जहां एक तरफ अधिकारी है वो लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जो पिछले बार 2020 में हुआ था, वो इस समय उस स्थिति पर ना अधिकारी है और ना आम लोग है कि लोग डर कर जो है कि अपने घर में चला जाए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। तो कहीं कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे तो इसके लिए हमको रोजी रोटी करना, रोजगार करना पड़ेगा। भले ही कोरोना से हमको मौत हो जाए, हम इससे सलट लेंगे, या हो सके बच गए तो अपना परिवार को हम पाल लेंगे। तो कहीं न कहीं ये लोगों में ये डर नहीं है, क्योंकि लोग जो है कि लगातार सड़क पर है। प्रशासन भले ही लोगों से आग्रह कर रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू तो नहीं, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है कि गाड़ियां नहीं चलेगी, दुकान नहीं खुलेगी, सब कुछ बंद रहेगा। यहाँ तक कि अब साप्ताहिक कर्फ्यू पर भी विचार राज्य सरकार कर रही है कि रविवार के दिन पूरा बाजार जो है वो बंद रहेगा। लोग जो है कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है वो बाहर निकल सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आप अपने घर में रहिए। 65 वर्ष से उम्र वाले, से ज्यादा उम्र वाले या 10 साल से नीचे वाले बच्चे को अभी भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप ना निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तब निकले। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार जो है कि अब एहतियातन के तौर पर अब कल के बैठक के बाद अब आगे अब ये देखना होगा कि वाकई क्या जनता इनके आदेश को पूरा फॉलो कर पाता है या रोजी रोजगार को लेकर ये लोग अपना उससे संघर्ष करता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे। और बिहार में भी मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी जिले के डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिया है कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन हो पूरी तौर पे, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता लागू की जाए। इसके लिए प्रशासन सख्ती बरते। जरा सुनते हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद क्या कहा है। मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। ठीक है, संख्या के बारे में पहले जितना था हो सकता है कि उससे कुछ संख्या बढ़ी हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो हो जाएंगे, उनके अंदर में इतना डेवलप कर जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसका असर होता नहीं दिख रहा है। 2 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में एक हमारे माननीय का कार्यक्रम था। वहाँ लोग तमाम रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए हजारों की संख्या में लोग जुटे। कलश यात्रा निकाली गई थी कल हाजीपुर में, वहाँ भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बक्सर से भी खबर आई है कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भी आग्रह कर रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आप इस तरह से अगर आप एहतियात नहीं बरते तो फिर बहुत मुश्किल होगा कोरोना को रोकना। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। देख लीजिए, ये बक्सर से खबर आई है कि किस तरीके से हनुमान जी की यात्रा चली है। सारे लोग पूरा कोरोना के भय दूर होकर लोग चल दिए। कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। फिर देख लीजिए, किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, लोग चल दिए। और तर्क भी दे रहे हैं कि चुनावी राज्यों में तो कोई मास्क पहन नहीं रहा है। वही सरकार जो सरकार दिल्ली में आकर कहती है कि आप
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। वही सरकार के मंत्री जब बंगाल पहुंचते हैं, केरल पहुंचते हैं, असम पहुंचते हैं, तो वो तो मास्क लगाते नहीं है। सासाराम में भी जो घटनाएं घटी, छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया, उसमें भी यही दलील दी जा रही थी। तो ये दोहरा मापदंड कहीं न कहीं सरकार के लिए इस बार मुसीबत खड़ी कर सकती है। चलिए, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, हमारे ब्यूरो चीफ। अशोक मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की जो ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ चुनावी राज्यों में आप खुल्लम खुल्ला कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखते हैं, दूसरी तरफ सख्ती बरतने की बात करते हैं, और हालात इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि हमें लगता है कि इस महीने के मध्य जाते जाते स्थिति बिगड़ सकती है। क्या लगता है आपको कि इस उपापोह की स्थिति में कितना मुश्किल होगा इस बार प्रशासन को सख्ती के साथ कोरोना के गाइडलाइन या कोरोना के को इसके बचाव के लिए जो आदेश जारी किए जाए उसको लागू करने में? बिल्कुल, देखिए, कोरोना को लेकर के जितना राज्य सरकार गंभीरता दिखा रही है या कहिए कि सतर्कता बरत रही है, आम जनता के मन में कोरोना से का भय निकल चुका है। और यही वजह है कि 3 दिनों के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की कोरोना संकट को लेकर के, और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। और जिस तरह से पिछले वर्ष कोरोना संकट के समय समूचे बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात की गई थी और हर प्रखंड मुख्यालयों में बनाया गया था, उसी तरह मुख्यमंत्री ने फिर से निर्देश दिया है। फिर राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से पीड़ित जो मरीज हैं उनके लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र जो होटल है उसमें भी 100 से ज़्यादा बेड लगाए गए हैं। तो राज्य सरकार यह दिखा रही है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। मुख्यमंत्री ने बार बार लोगों से अपील भी की है, कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। जो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं उनकी जाँच की जाएगी, और जो भी कोविड से पीड़ित होंगे उनको कंटेनमेंट जोन में भेजा जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जाएगा। यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से आम जनता को यह संदेश देना चाह रही है कि कोरोना संकट टला नहीं है और गंभीर रूप से आया है, और इससे निपटने के लिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसको फॉलो अप कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार की बातों पर अब आम जनता को यकीन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि हर जिला से, लगभग प्रत्येक जिला से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बड़े बड़े समारोह को की जानकारी देती है। अभी आपने देखा होगा कि सीमांचल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें लाखों की संख्या में लोग आए। फिर बली रहमानी को खागे सुपुर्द किया गया मुंगेर में, वहाँ लाखों लोग जमा हुए। फिर आपने ही दर्शकों को बताया कि कई जिलों में जो सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन हुए हैं उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। तो लोगों के मन से कोरोना का भय निकल चुका है, और यही वजह है कि राज्य सरकार के द्वारा कड़ाई बरते जाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। और यही वजह भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडे को यह कहना पड़ा कि जो भी सख्ती बरती जाएगी लेकिन फिर से लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक गंभीर बीमारी है, संक्रमण का दौर काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क राज्य सरकार को यह रहने की जरूरत है कि आम लोगों का जनजीवन सामान्य रहे, उनकी रोजी रोटी पर कुठाराघात न हो और उनके जो दैनिक कार्य हैं वो बाधित न हो। दूसरी तरफ आम जनता को भी यह सतर्क रहना होगा कि उनके चलते उनका परिवार संकट में ना हो, मोहल्ला संकट में ना हो, गांव संकट में ना हो और वह खुद संकट में न हो। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों तरफ से मुहिम चलनी चाहिए। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए राज्य सरकार को भी दिखाना पड़ेगा कि हमने जो कहा है वो आपके हित में है। और जहाँ तक टीकाकरण की बात है, मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं अनेक जिला में वैक्सीन खत्म हो गई है, सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रहा है और उन्हें अस्पताल से वापस लौटना पड़ रहा। तो राज्य सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण भी हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद चलेंगे मधुबनी नरसंहार पर भी चर्चा करेंगे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के साथ साथ कई तरह की चीज़ें, सियासत चलनी शुरू हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ एक बड़ा आक्रोश जरूर थम गया होगा। जो खास करके जो पीड़ित के परिजन थे, जो बार बार कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं इस खबर से सुकून जरूर मिला होगा। चलिए, हम इस बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात सियासत की करते हैं।
उन सियासत को जिसके सहारे पिछले एक सप्ताह से बहुत कुछ साधने की कोशिश हुई, लेकिन कह सकते हैं कि जनता के दबाव और मीडिया के दबाव की वजह से आखिरकार अपराधी पकड़े गए। इतना वक्त क्यों लगा? क्या प्रशासन इंतजार कर रही थी कि इस तरह के दबाव बने तो हम इन्हें गिरफ्तार करें? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो भी चौंकाने वाला है। थोड़ी देर पुलिस मुख्यालय की पुष्टि के बाद मधुबनी एसपी इसकी पुष्टि करते हैं कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी के लिए परिजनों को अनशन तक करना पड़ा। नरसंहार में मारे गए परिजन कल देर शाम से इस शपथ के साथ वो अनशन पर बैठे कि अगर श्राद्ध कर्म के समाप्ति के दिन तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पटना आकर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेंगे। और इस अनशन के चंद घंटे बाद ही नेपाल से वो सारे अभियुक्त पकड़े गए, या फिर तय हुआ कि आपको पुलिस के पास आना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखना यह है कि पुलिस इस गिरफ्तारी पर क्या खुलासा करती है, किस तरीके से इस गिरफ्तारी को लेकर क्या बयान आता है एसपी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी मधुबनी पुलिस की। गिरफ्तारी जैसे भी हुई हो, एक जो पूरे प्रदेश में एक तनाव का जो वातावरण बन रहा था, हालात जातीय विद्वेष की तरफ बढ़ने लगा था, इन सब चीज़ों के बीच एक बड़ी बात ये सामने आई है कि जो मेन अभियुक्त हैं रावण सेना के अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जरा मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, इस गिरफ्तारी पर हालांकि अभी भी पुलिस मुख्यालय ने तो डीजीपी ने इसकी पुष्टि कर दी कि हाँ गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे की कहानी क्या है? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर जिस दिन से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो हमें अभी तक नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा संगठन हो जो क्षत्रिय समाज से जुड़ा हो और कोई भी ऐसा दल हो जिसने मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव का दौरा नहीं किया। कल तेजस्वी यादव भी गए और यहाँ आपको पता है 11 बजे तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, उससे थोड़ी देर पहले सूचना आई कि नेपाल में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने पहले ये कहा कि नेपाल में गिरफ्तारी नहीं, लेकिन परवीन झा की गिरफ्तारी हो गई। सवाल पूरा है, आखिर एक हफ्ते से ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम को हो गए, साइंटिफिक पूरी तरह से एविडेंस आपके पास थे, कह सकते हैं कि पूरा टेक्नोलॉजी आपके पास था, तो फिर इतनी देर लग क्यों रही थी? पुलिस का ये कहना है कि नेपाल में लगातार परवीन झा अपना ठिकाना बदल रहा था। नेपाल में विशेष एसआईटी की टीम गई हुई थी डीएसपी के नेतृत्व में, और ठिकाने बदलने के कारण चूंकि वो मोबाइल यूज वो भारत का कर नहीं रहा था, नेपाल का मोबाइल यूज कर रहा था, तो मोबाइल भारत के नेपाल से मोबाइल यूज करने के कारण टेक्नोलॉजी को सर्वेलांस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लास्ट में मोबाइल के नेपाल के अधिकारियों से संपर्क साधा गया, अब तब जाकर के उसका लोकेशन पता चला। हालांकि होटल से गिरफ्तारी या गेस्ट हाउस से यह अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये जानकारी है किसी गेस्ट हाउस से उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल परवीन झा को पुलिस वहां से लेकर के निकल गई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इतने हो हंगामे के बाद अंततः परवीन झा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अब पूरे मामले पर मधुबनी पुलिस क्या खुलासा करेगी, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, इतना समय क्यों लगा, ये अभी भी निश्चित तौर पर अंधेरे में है। मधुबनी पुलिस के खुलासे के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या था, और परवीन झा की गिरफ्तारी में क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का हाथ है, या निश्चित तौर पर किसी समूह का हाथ है, या कुछ अन्य लोग इसमें थे जिन्होंने गिरफ्तारी कराने में पुलिस की सहायता की। ये पूरा खुलासा निश्चित तौर पर आज देर शाम तक होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देर शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कैसे गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी हो गई है, ये काफ़ी सुकून देने वाली खबर है। और इस गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक जो तनाव का माहौल पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा था, उस पर विराम जरूर लगेगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस पर जिस तरीके से भरोसा उठा है परिजनों का, वो भरोसा कैसे वो फिर से हासिल कर पाते हैं। चलिए, ये है। और अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, झारखंड में पानी को लेकर पहले भी परेशानी रही है, लेकिन शुरुआती दौर में ही, अभी अप्रैल के शुरुआती
दिनों में ही अगर पानी को लेकर हाहाकार मच जाए तो ये एक चिंता का विषय है। गढ़वा से खबर आई है कि गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के धनीमंडरा गांव है, उससे गर्मी जहां दस्त वहां पे पीने की पानी को लेकर परेशानी शुरू हो गई है। सारा चापाकल बंद हो चुका है, सरकारी खराब हो चुका है, कुआं में भी बड़ी मुश्किल से पानी बचा हुआ है और वो भी पीने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय कर पीने की पानी के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि अभी मई और जून की गर्मी आनी बाकी है। ये हालात झारखंड के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि पानी को लेकर लोग पीने की पानी को लेकर समस्याएं खड़ी होने लगी है। चलिए जरा सुनते हैं कि इस परेशानी को से रूबरू हो रहे ग्रामीणों का क्या कहना। समय पानी के समय बच्चा क्या करूं, मिला पानी पिया थी। कितना दिन से पिया थी? और तो हमन के तब जिंदगी और आ गई है, पानी बा का करूं। अच्छा। ओने बोर गाड़ी तो पानी नहीं देलक, ओने समय से आई है ज्वर बुखार आउगा, कब हिराई मिलाइल कब ये पानी के परेशानी बा कि कोरोना माराइल बा, कोरोना से बेसी पानी में कोरोना बा हमने के। अच्छा। यही लखा सब दिन हमन पिए थी। ये कई गो जीतलन, कई गो हारलन, कई गो अथी कैलन, कहाँ कोनो कुछ देत बड़न। देख लीजिए क्या कह रही है वो गाँव की महिलाएं हैं और एकदम शुद्ध दिल से वो कह रही हैं कि लोग वोट मांगने आते हैं, हर कोई भरोसा देता है कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक होने का क्या मतलब है। ये इसको किस तरीके से देखा जाए, ये हालात हैं। इस हालात को अगर समझना हो या इस हालात की अगर हम महसूस करें तब समझ में आएगा कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आम जनता है, जो वोटर है, आम जनता मतलब वोटर, किस उम्मीद से 70-75 सालों से आपको वोट कर रहा है। भले वो वोट के दिन उनके अंदर ये भावनाएं या ये समझ नहीं है कि हमारे वोट का महत्व क्या है। जात के आधार पर, पैसे के बल पे, स्थानीय मुद्दों के बल के सहारे वो वोट जरूर करते हैं, लेकिन उस वोट से ये उम्मीद जरूर करते हैं कि हमें उन समस्याओं से निजात मिले जो बरसों बार से हम जिसको झेल रहे हैं। चलिए हमारे साथ गढ़वा रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी अप्रैल के महीने में ये स्थिति है, आगे मई और जून में क्या स्थिति होगी आपके जिले का? जी मैं आपको बता दूं कि गढ़वा का इतिहास रहा है कि यहाँ पे पेयजल संकट हमेशा रहती है, लेकिन इस गांव में हमेशा की तरह इस बार पेयजल संकट अभी से ही गहरा गया है, क्योंकि वहाँ के जितने भी तालाब में जितने भी हैं सभी सूख गए हैं। लोग एक जगह से चुआड़ी का पानी पीने को विवश है। जी बाद अब हम चलते चलते अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मधुबनी घटना को लेकर। जरा आप भी सुनिए तेजस्वी ने किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू होने से 10 मिनट पहले पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये सूचना हमें दी जाती है कि अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं आए तब तक सरकार खामोश थी और आखिरकार सरकार जागी है और अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी कई सफेदपोश अपराधी हैं जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है। चलिए इस तरह सुनते हैं कि तेजस्वी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। क्या कर रही है भाई, और वहाँ के स्थानीय लोग से ज्यादा और कौन बताएगा, उस परिवार से ज्यादा और कौन बताएगा। मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आप सरकार पे हमला पब्लिसिटी के लिए करते हैं।